बीजेपी का गढ़ गोरखपुर, क्या इसको बचाए रख पाएंगे रवि किशन? यहां मुकाबला काजल निषाद के साथ है जो कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। सायरन बज गया, यानी कि नतीजों का वक्त आ रहा है और बीजेपी जीत रही है, यानी कि रवि किशन गोरखपुर का जो गढ़ है उसको बचाने में कामयाब हो रहे हैं, आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। आलोक जी, रवि किशन, ये जीत आसान रही होगी क्योंकि योगी फैक्टर बहुत जबरदस्त है गोरखपुर में, हमने देखा भी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूंकि योगी फैक्टर और इन्होंने भी लगातार फिल्म स्टार होते हुए और अभी इन दिनों में भी उनका एक सीरियल आया था इस चुनाव से कुछ महीने पहले, 2-4 जो OTT पर, इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने को बराबर एक्टिव बनाए रख करके दोनों क्षेत्र में, अभिनय में भी लोगों की लोकप्रियता जीतना और लोगों की मदद करना। दिल्ली का मनोज तिवारी का अभी अपने सामने नहीं आया है, क्योंकि मनोज तिवारी, रवि किशन, हेमा मालिनी, आप, जबकि हम ग्लैमर के मैं भी पक्ष में नहीं हूँ। अभी आप कह रहे थे कि आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं, कहीं आप चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। पहले या तो काम करना पड़ेगा मेरठ में 5 साल आपको तो इसलिए, लेकिन फिल्म स्टार के साथ यदि आप काम करें तो फायदा मिल सकता है। यहाँ पर गोरखपुर तो प्रेस्टिजियस सीट थी, वाराणसी के बाद गोरखपुर में यदि हार हो जाती तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी मुंह दिखाना मुश्किल होता। लेकिन पिछले दिनों जब रवि किशन को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आई थी राहुल लाल जी, तो ऐसा लग रहा था शायद हो सकता है कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन जो वोटर्स हैं उन्होंने तय कर लिया है पर्सनल लाइफ अलग है और प्रोफेशनल अलग है। देखिए, जो गोरखपुर की स्थिति है वहाँ पे मैं अभी भी मान रहा हूँ कि जो काजल निषाद को खड़ा करने के बाद से एक कड़ा मुकाबला वहाँ पे हुआ है, तो उस कड़े मुकाबले में कितना परसेंटेज वोट शेयर का क्या अंतर रहता है और क्या परिस्थितियाँ रहती हैं, तो इसलिए ये सीट जा कहीं भी सकता है। ये मैं उसको बिल्कुल एक भारतीय जनता पार्टी के एक अगली बड़ी सीट को लेकर कमांड मिल रही है। हाँ, एक अगली बड़ी सीट देखिए, इस पर भी आपका रिएक्शन मिलूंगी। गाजीपुर की सीट, अफजाल अंसारी जहां पर चुनावी मैदान में है। 2019 में अफजाल अंसारी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2019 में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को यहां से हराया था। 2004 में भी गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी। मुख्तार की मौत के बाद कुछ सिंपैथी भी मिलती हुई नजर आ रही है और इसीलिए अफजाल अंसारी के फेवर में क्या चीजें पहुंच जाएंगी, या फिर बीजेपी के पारसनाथ राय उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, या फिर क्या यहां बीजेपी का कमल खिल पाएगा क्या, या फिर साइकिल चलती रहेगी, यानी कि अफजाल अंसारी क्या जीत जाएंगे? ये सवाल बड़ा और सायरन बज गया है। अफजाल अंसारी यहां जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल लाल जी, मुख्तार अंसारी का जाना क्या यहां सिंपैथी दे गया या फिर गढ़ था, जीत तय थी? देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक तो मुख्तार अंसारी के जीतने के कारण, वो उनके मौत के कारण से जो है वो परिस्थितियां वहाँ पे दिख रही हैं, वो सहानुभूति का फैक्टर। नंबर 2, अगर हम लोग देखें भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट सिलेक्शन है पारसनाथ राय, देखिए हम लोग भले यहाँ पे कह दें कि जातिगत समीकरण मायने नहीं रखता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गैर यादव OBC में से किसी को टिकट देती तो ये मुकाबला एक कड़ा मुकाबला हो सकता था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पारसनाथ राय को जब से टिकट दिया गया उसी समय से ये मामला कहीं कहीं लग रहा था कि आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने टिकट देने में गलती कर दी क्या? उससे भी ज्यादा मैं डेमोग्राफी को कारणभूत मानता हूँ। ये सीट पे बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है, और जो किसी का मुख्तार अंसारी का प्रभाव, हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन कम है मगर फिर भी उनका जो प्रभाव दिखता है वहाँ पर, उसको अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो ऐसी गलतियाँ करोगे, ये मेरा मानना है। और गलतियां दोहराई नहीं जाती हैं और गलतियों से सबक लेना चाहिए। हाँ। अगली सीट की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले आलोक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अफजाल अंसारी की सीट को लेकर? देखिए, जो पुराना इस तरह से जिसको कह सकते हैं बड़ा दबदबा रहना, और अभी जैसा राहुल जी कह रहे थे, बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया, अच्छा किया। जीत हार से ज़्यादा बड़ी बात है कि आपको जातिवाद को नष्ट करना है तो आपको जहर पीना पड़ेगा। जहर, स्वामी दयानंद ने जहर, उनको जहर दे दिया गया, तब भी उन्होंने जान दे दी, लेकिन इसके खिलाफ किया। महात्मा गांधी जातिवाद के खिलाफ थे। यदि मोदी ये काम कर रहे हैं तो हार जीत तो आती जाती रहेगी। अंसारी अगली बार देखा जाएगा, और अभी विधानसभा चुनाव आएगा, मैं मानता हूँ उसके बाद भी परिणाम अभी आना है। मैं नहीं कह सकता यदि कांटे का मुकाबला हो तो दूसरा भी जीते। गाजीपुर बहुत महत्वपूर्ण। आलोक जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, अगली सीट का डेटा हमारा तैयार हो गया है और अगली सीट है हमारी उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट। ये वो सीट है जिसको समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, और डिंपल यादव 2022 में जो उपचुनाव हुआ था मैनपुरी में, उस उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत हासिल की थी। मैनपुरी में मुलायम सिंह की विरासत संभाल रही हैं डिंपल यादव। 1996 से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है ये मैनपुरी सीट। तो जैसे गोरखपुर गढ़ है बीजेपी का, गोरखपुर गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी गढ़ की तरह है। तो क्या डिंपल यादव के कंधों पर इस बार जो जिम्मेदारी है अपने गढ़ को बचाए रखने की, क्या वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगी?
और आंकड़े ये बता रहे हैं कि डिंपल यादव ये सीट जीतने जा रही हैं। 2022 में बाय इलेक्शन जीता था और अब 2024 में लोकसभा चुनाव डिंपल यादव आसानी से सीट को जीतने जा रही है। क्या फैक्टर्स आपको लग रहे हैं मेजर मयंक जो जा रहे हैं डिंपल यादव के फेवर में? मेजर फैक्टर यही है कि हाँ, मुलायम सिंह यादव की लेगेसी काम कर रही? बिल्कुल, सबसे बड़ा फैक्टर तो इनकी लेगेसी है। दूसरा जो सामाजिक समीकरण है वहाँ पे वो इनके फेवर में है। और तीसरा जो समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही उनको इलेक्शन के शुरुआत से ही उन्होंने कुछ चुनिंदा सीटों पे पहले से ही नज़र बनाई हुई थी, जिसका हम लोगों को रिजल्ट में वो तब्दील होता हुआ दिखेगा। कई एक सीट हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने पहले से ही बहुत काम किया था, जो उसमें कन्नौज नहीं था, जिसका हम लोगों को धरातल पे दिखा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे काम करना बचा हुआ था समाजवादी पार्टी को। तो हम लोगों ने कन्नौज को नहीं दिया है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जबकि ये सीट बहुत पहले से ही तय था, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी ये सीट। राकेश जी, आप यही आपको भी लगता है कि हाँ, जो समाजवादी पार्टी का या देखिए जब 2022 में उपचुनाव हुआ था, जीत हासिल कर ली थी, मुलायम सिंह यादव का निधन भी हुआ था, उसकी भी एक सिंपैथी थी, तो वो सिंपैथी फैक्टर अभी तक काम कर रहा है या जो जातिगत समीकरण है या मुलायम सिंह वाले समीकरण हैं वो पूरी तरीके से हावी रहे यहाँ पर? देखिए रोहित, जैसा कि आप जानते हैं जो कि मुलायम सिंह यादव का जो या यादव कुनबा का जो पैतृक है गांव है सैफई, इसी एरिया में आता है और ये पूरी तौर पर सामाजिक समीकरण भी इनके पक्ष में है पूरी तौर पर। और साथ में जिस तरह से मयंक जी ने कहा, पहले जो कई सीटों का अनाउंसमेंट किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, उसमें से एक था मैनपुरी में साफ तौर पे पहले ही समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया था कि डिंपल यादव रिपीट करेंगे। राकेश जी, सायरन बज गया है और जो बहुत ज्यादा चर्चा में सीट रही उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट रही, अमेठी की लोकसभा सीट जहां से स्मृति ईरानी सांसद हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाती हुई और कांग्रेस की तरफ से अचानक से केएल शर्मा का नाम सामने रख दिया गया था। राहुल गांधी ने कदम पीछे खींच लिए। अमेठी सीट से पिछली बार स्मृति ईरानी जीती थी, लगातार लोगों के बीच जाती रही। राहुल गांधी इस सीट से पहले सांसद रहे, लेकिन अब वो रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी इस सीट से 2019 में हार गए थे, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से लड़े, ना कि अमेठी से। वायनाड से तो वो लड़े ही हैं। 2019 में जो रिजल्ट रहा, क्या 2024 में रिपीट होने वाला है या फिर क्या कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा, जिनके लिए प्रचार के लिए प्रियंका गांधी ने खूब जोर लगाए, क्या केएल शर्मा जीतेंगे? और ये स्मृति ईरानी जीत रही हैं, ये सीधे सीधे इशारे सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी हार जाते, इसीलिए यहां से चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। स्मृति ईरानी को बीजेपी ने रिपीट किया। स्मृति ईरानी लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। आलोक सर, लोगों के बीच में जाना हार के बावजूद भी और जीत के बाद भी लगातार अमेठी के लोगों के बीच गई, इसीलिए 2024 में फिर से रिपीट हो रही है। बिल्कुल रचना जी, उन्होंने अपना वहाँ बाकायदा घर भी बनाया, 2014 से लगातार काम किया और विद ऑल रेस्पेक्ट खड़गे जी को ढाल बना करके जैसे इस्तेमाल किया गया, बेचारे, मैं उनको तब से देख रहा हूँ राजीव गांधी के समय से, उनको ढाल बना करके घायल किया गया। ये दुख ये है कि अपना वफादार होने का मतलब ये नहीं कि सबसे पहले उसे शहीद कर दो, उसे वहाँ पहुँचने के बाद कहा गया तुझे खड़ा किया गया है। इससे बड़ी खराब स्थिति क्या हो सकती थी? इसलिए पार्टी, राहुल गांधी जी बड़े बड़े नेता हैं, भगवान करे उनको 100 साल तक वो अपने परिवार पर राज करें, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को जो शहीद कर रहे हैं एक के बाद एक, जिस तरह से राजनीतिक उनको हत्याएं कर रहे हैं, ये एक बहुत ही भयानक अपराध होगा कांग्रेस पार्टी में। अरविंद सर, यहाँ स्मृति ईरानी जीत रही हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ी किरकिरी है या फिर राहुल गांधी यहाँ से उतरते चुनावी मैदान में फिर से हार जाते, वो बड़ी किरकिरी होती? देखिए, उतरते तो क्या होता है ये कहना तो मुश्किल है। अभी तो किशोरी लाल वर्सेस स्मृति ईरानी है और बीच में ये कहा जाने लगा था कि किशोरी लाल प्रतिनिधि हो गए हैं और परिवार के हिस्सा हैं और अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर वो हार गए तो इसका मतलब यही है कि स्मृति ईरानी जो लगातार उस कंस्टिट्यूंसी में काम करती रही हैं, लगी रही हैं उसके पीछे, उसका प्रतिफल उनको मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि कैंडिडेट अपनी कंस्टिट्यूंसी को भूले नहीं, उसमें लगा रहे, ख़ानदानी सीट डेमोक्रेसी में बन जाए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक जुड़ाव जरूर रहता है कंस्टिट्यूंसी से कैंडिडेट का, लेकिन वो किसी खानदान की विरासत उस तरह से नहीं है जैसे राजगद्दी हो कि आप ही को मिले और हम जिसको बैठा दें। रचना जी, एक लाइन जोड़ दूँ थोड़ा सा, बस एक शब्द, क्योंकि अगला आएगा। अमेठी को संजय गांधी ने श्रमदान करके तैयार किया था। 77 में चाहे हारे, 80 में जीते, कंधे पर 250 लोग यूथ कांग्रेस के लोगों ने काम किया। मैं वहाँ खुद गया था देखने के लिए और रिपोर्ट किया है।
इसलिए कह रहा हूँ कि उस तरह का काम कांग्रेस भूल गई। श्रमदान तो छोड़िए, पैरदान करने के लिए भी नहीं गया अमेठी, तो उसके बाद कैसे जीतेंगे? मैं स्मृति ईरानी की जो भी उनकी पार्टी चाहे उनमें असहमति भी रही हो, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार काम किया। ठीक है, तो अगली सीट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक और सीट, सुल्तानपुर लोकसभा सीट, जहां से मौजूदा सांसद हैं मेनका गांधी और दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं मेनका गांधी। 2019 में मेनका गांधी को सुल्तानपुर से जीत मिली थी। 2014 में सुल्तानपुर से वरुण गांधी जीते थे। सबसे लंबे वक्त से सांसद हैं मेनका गांधी, और इस बार सुल्तानपुर सीट को बचाने की जिम्मेदारी वापस उन्हीं के कंधों पर डाली गई। हालांकि एक वक्त पर कंट्रोवर्सी हुई थी जब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा गया था, तब ये सवाल उठ रहे थे कि क्या मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन हमने देखा कि चीजें मैनेज हो गई थी और मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। चुनाव लड़ी है मेनका गांधी, लेकिन इस सीट में जो सेकंड टर्म में लड़ रही हैं, क्या इस सीट को बचाने में मेनका गांधी कामयाब रहेंगी? उनकी टक्कर है रामभुआल निषाद के साथ, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। यानी कि पार्टी वाइज अगर मैं देखूं सुल्तानपुर में, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां से सीधा मुकाबला है और सायरन बज रहा है, यानी कि रिजल्ट का वक्त आ गया है और इस सीट पर ग्रीन सिग्नल है मेनका गांधी के लिए। यानी कि मेनका गांधी इस सीट को बहुत आसानी से जीतने जा रही हैं। मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से जीत मिल रही है। युवराज, एक कमेंट आपका। मेनका गांधी के लिए कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी थी इस सीट पर? मेनका गांधी के लिए कोई दिक्कत तो होनी नहीं थी, लेकिन हम ये ना भूलें कि सोनिया जी की तरह मेनका भी एक माँ है, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज की आहत लग सकती है कि भाई मेरे बेटे को साइडलाइन किया। तो मुझे जो सीमित अनुभव पे लग रहा है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय संगठन में इनके बेटे को कोई अच्छा पद दिया जा सकता है, क्योंकि मेनका जी इतनी लंबी सांसदता उनकी रही, पर मंत्रालय भी उनसे छीना गया, ये भी एक चोट थी उनके ऊपर। तो वरुण गांधी को कोई बड़ा रोल मिलेगा। ये जो बात कह रहे हैं मयंक, ये कुछ फील हुई आपको ग्राउंड पर वहां पर? क्योंकि देखिए, अब मेनका के बेटे हैं वरुण गांधी, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ताओं का कनेक्ट होता है वो भी बन जाता है। तो क्या जब आप ग्राउंड पर थे तो ये चीज़ ऑब्जर्व की आपने? वहाँ पर कुछ खिंचाव दिखा क्या? बिल्कुल खिंचाव दिखा था। जब हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे निकाला था, तो यहाँ शुरू में तो हम लोगों को ऐसा दिख रहा था कि ये जो पूरा का पूरा मामला बदल जाएगा, लेकिन चूंकि मेनका गांधी अंत तक बीजेपी का दामन उन्होंने थामे रखा। बहुत जगह ऐसी भी चर्चा थी कि शायद वो छोड़ सकती हैं वो सीट। इसके बाद जो वहाँ पे जातीय समीकरण है, उसमें सिख समुदाय जो है वो इनके पीछे एक मुश्त खड़ा रहेगा और हमेशा से खड़ा रहा है। यही एक कारण है कि मेनका गांधी के पक्ष में हम लोगों को ये सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो मेनका गांधी आसानी से सीट को जीत रही हैं। हम अगली सीट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली सीट जो कि आजमगढ़ की सीट है, और आजमगढ़ से जहां से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनावी मैदान में है। 2022 उपचुनाव में निरहुआ को आजमगढ़ से जीत मिली। 2019 में अखिलेश यादव से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हार गए थे, लेकिन अब 2024 में जब बीजेपी ने टिकट दिया, विश्वास दिखाया, दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त रहे और सीधे सीधे जो मुकाबला रहा उनका, उस मुकाबले में क्या दिनेश लाल यादव आगे बढ़ जाएंगे या फिर धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी से हैं? क्योंकि जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा अगर खुद अखिलेश यादव आते तो सोचता, लेकिन धर्मेंद्र यादव से तो मैं सीधे सीधे जीत ही जाऊंगा। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है, क्या कहते हैं आंकड़े, ये जान लेते हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हार रहे हैं। हिमांशु जी, ये जो नतीजा चौंका रहा है क्या? ये चौंकाने वाला नतीजा है, मगर डेमोग्राफी वहाँ की देखे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी बात ये देखिए कि दिनेश लाल निरहुआ जीते थे, वो उपचुनाव जीते थे, और ये जो पूरा चुनाव है उसमें आप देखें तो यूपी की 80 सीटों में से भाजपा ने अंतिम शायद 15-20 जो जाहिर की, उसमें ये सीट का नाम था। अभी ऐसी स्थिति के अंदर वो जो एक भाजपा का जो कार्यकर है, वो कार्यकर तो काम करेगा मगर उसको वक्त नहीं मिला। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव एक ऐसी बिरादरी से है, हाँ, और जो गढ़ माना जाता है। अगले बारी जहां अखिलेश यादव लड़ चुके हो, समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत हो, तो उसके सामने आपको 3 महीने पहले से तैयारी यानी आप कह रहे हैं एमवाई समीकरण यहाँ धर्मेंद्र यादव के लिए काम कर गया। लेकिन राहुल लाल जी, जिस तरीके से 80 की 80 सीटें जीतने का दावा एनडीए ने किया, उसमें अगर निरहुआ जैसे कैंडिडेट हार रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात है बीजेपी के लिए। देखिए, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे उपचुनाव में हार का जो प्रमुख कारण रहता है धर्मेंद्र यादव जी का, वो गुड्डू जमाली थे। उनको 2,86,000 वोट उनको प्राप्त हुए थे, और एक तरह से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे पहले से ही काफ़ी होमवर्क किया। उनको देखिए एमएलसी बनाया,
इस बार फिर वहां पे बीएसपी की तरफ से एक मुस्लिम प्रत्याशी था, लेकिन उनका प्रभाव उस रूप में नहीं था कि वो वोट काट सके और वैसी स्थितियां बन सके। तो ये यहाँ पे तो जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल निरहुआ के हार की परिस्थितियां पहले से बनी हुई थी। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग पिछले सीट पे चर्चा कर रहे थे सुल्तानपुर को लेके, सुल्तानपुर में हम लोग जो मेनका गांधी पिछला चुनाव जीती थी वो 14,000 वोटों से जीती थी, और उस समय उनके सामने में प्रत्याशी जो है वो सोनू सिंह थे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। चुनाव के जस्ट 4 दिन पहले जो है वो एक तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो क्या जब ये सर्वे जिस समय हुआ है तो उसका इम्पैक्ट किस रूप में कैसा हुआ है, थोड़ा वो चीज़ देखना पड़ेगा इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि वो मुकाबला भी मेनका गांधी वाला कांटे के मुकाबले में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ निरहुआ वाला मामला बिल्कुल पहले से स्पष्ट था। ठीक है, सारण बजाए यानी कि हमारे लिए अगली वीआईपी सीट की ओर मूव करने का वक्त आ गया है, और ये वीआईपी सीट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि बीजेपी का मजबूत गढ़ है। और लखनऊ लोकसभा सीट से तीसरी बार मैदान में है राजनाथ सिंह, जो कि केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 1991 से लखनऊ सीट पर बीजेपी का लगातार कब्जा है। सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये तीसरा टर्म होगा उनका लखनऊ से, इससे पहले गाजियाबाद से वो सांसद रहे थे। क्या राजनाथ सिंह इस सेफ सीट को बचा पाएंगे अपनी, क्योंकि मुकाबला अगर देखें इस सीट को बहुत सेफ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट को। तो यहां देखिए बीजेपी आराम से जीत रही है, राजनाथ सिंह आराम से, बहुत इजी ग्रीन सिग्नल है। निरुक्त जी, इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत गढ़ है बीजेपी के लिए, बहुत सेफ सीट रही है लखनऊ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो यहाँ कोई बहुत खास दिक्कत होने वाली नहीं थी। बिल्कुल देखना है कि मार्जिन कितनी रहती है, और दूसरा ये है कि राजनाथ जी की भूमिका और क्या रहती है, क्योंकि लगातार उनको दूसरे या तीसरे ओहदे पर रखा गया है कैबिनेट में, और वो अटल जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजनाथ जी का इस बार जो ये तीसरी सरकार आने वाली है, इसमें अब क्या भूमिका में आते हैं वो। क्या डेप्यूटी पीएम बनने की कोई संभावना निकल रही है कि वहां से? ये तो राकेश जी बताएंगे। राकेश जी बिल्कुल लोकसभा कवर करते हैं और पूरा मतलब अंदर की खबर रखते हैं राकेश जी, ये तो ये बता पाएंगे। देखिए रोहित जी, आप जैसा कि जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यशैली है, इसमें कोई डिप्टी पीएम का कंसेप्ट नहीं आने वाला है, ये आप समझ लीजिए। और इनकी जो भूमिका है, अभी मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें खुलासा करना, कुछ बड़ी भूमिका इनको लेकर है, लेकिन ये जरूर है कि लखनऊ सीट जो है बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट है। और जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने भी जो है रोड शो किया था वहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी तौर पर अनुकूल स्थिति बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में चीजें जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अगली सीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि सायरन बज चुका है। रायबरेली सीट, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। सोनिया गांधी ने इमोशनल भाषण दिया था रायबरेली के लोगों के सामने कि अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी से उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इस बार 2004 से ही रायबरेली से जीतती रही हैं सोनिया गांधी, और अब वहां की जनता को कहा अपना बेटा सौंप रही हूं। मां सोनिया की सीट पर अब नाक की लड़ाई है राहुल गांधी के लिए। दिनेश प्रताप सिंह बाजी मार ले जाएंगे या फिर राहुल गांधी फैमिली की सीट को बचा पाने में कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। और एक और सायरन यानी कि नतीजों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से जीत रहे हैं, ये सेफ सीट कांग्रेस के लिए कही जाती है, गांधी फैमिली की सीट कही जाती है। और मुझे लगता है अरविंद सर सोच समझकर रायबरेली से राहुल को लड़ाने का फैसला गांधी फैमिली ने किया, क्योंकि पहले तो खबर प्रियंका गांधी को लेकर थी। नहीं, ये असल में सिर्फ राहुल का मामला नहीं है, पूरे परिवार का मामला है, तीनों लोगों का है। और उसमें प्रियंका लड़ेंगी या राहुल लड़ेंगे, ये मसला था। तो घूम फिर के फिर बात राहुल पे ही आई, और इसमें सब चीज़ें हैं, परिवार का मामला भी है, बेटा बेटी में बेटे को ऊपर करना भी है, राहुल का उत्तर प्रदेश की अपनी ज़मीन छोड़ना भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिली जुली हैं, लेकिन ये लग रहा है कि रायबरेली के लोग उस परिवार के हर फैसले स्वागत कर रहे थे, गांधी फैमिली की इज्जत करते हैं, ये कहा था आलोक सर, जो कि नतीजों में नजर आ भी रहा है। राहुल गांधी का फुल सपोर्ट। देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अभियान किया, चूंकि अभी आप वायनाड का हमारे पयंक जी बताएंगे वायनाड में क्या होता है, वरना सीधी सी बात है, भी अच्छी खबर है राहुल गांधी के लिए। बस तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि वायनाड रखेंगे और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, पूरा परिवार, एक सोनिया गांधी राज्यसभा में, भाई बहन जो है लोकसभा में, और पूरा परिवार सुरक्षित। क्योंकि कोई केसेस चाहे रावत वड्रा का हो या हेराल्ड का केस हो, एमपीज़ के नाते जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो पूरे परिवार को सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्ट्रेटेजिकल किया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद सोचा होगा कि एक होने दीजिए खेल, परिवार का पूरा साबित होने दीजिए कि परिवार क्या है। जो भी उम्मीदवार थे वो पहले
तो इन्हीं के परिवार के ही थे, कांग्रेस के ही उम्मीदवार पहले रहे। तो ये रहा लेखा जोखा उत्तर प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों का, 15 वीवीआईपी सीटों का, जिसका डेटा हमने आपके सामने रखा। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है यूपी से, ये हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं यूपी से बिहार की तरफ। बिहार में क्या होने वाला है, बिहार में कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और उनकी सीट पर क्या नतीजे आने वाले हैं 4 जून को, वो भी जान लीजिए। गया सीट से मैं शुरुआत कर रहा हूं। जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एनडीए का हिस्सा है बिहार में, उनका मुकाबला गया सीट पर कुमार सर्वजीत के साथ है, जो कि आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव मैदान में है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, लेकिन किन परिस्थितियों में रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था, वो सारी चीजें हमने जो पॉलिटिकल ड्रामा था वो भी देखा था। चौथी बार गया से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं हम के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी। दलित समुदाय के बड़े नेता बिहार में माने जाते हैं, एनडीए के सहयोगी भी हैं जीतन राम मांझी। इस सीट पर गया सीट को क्या जीतन राम मांझी रिटेन कर पाएंगे? इस सीट पर क्या होने वाला है जो आरजेडी के साथ उनका सीधा मुकाबला है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का और आरजेडी के बीच में? हालांकि पूरा सपोर्ट है क्योंकि एनडीए की सीट है तो जाहिर सी बात है बीजेपी का सपोर्ट भी है, जेडीयू का सपोर्ट भी है, एलजेपी का सपोर्ट भी है। नतीजा देख लेते हैं। जीत रहे हैं जीतन राम मांझी, यहां पर गया लोकसभा सीट जीतन राम मांझी जीत रहे हैं। ये आसान है युवराज जीत जीतन राम मांझी के लिए, आपको क्या लग रहा है? जी, मांझी साहब बहुत मंझे हुए नेता है, जीत उनकी आसान है। और जैसे कि आलोक सर ने कहा कि कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं देश को जातिवाद से ऊपर लाने के लिए, तो बीजेपी मेजर पार्टनर नहीं है बिहार में। वो प्रयास कर रहे कि अपने पग पसारे, आने वाले 10 वर्षों में हो सकता है कि बिहार भी जातिवाद से बाहर आए। अभी जातीय समीकरण को देख के मांझी साहब जीत रहे हैं, लेकिन कितने मार्जिन से जीत रही इस पर चर्चा करनी है बस। बिल्कुल। अरविंद जी, आपको ये जीत आसान लग रही है या जो फैक्टर्स जा रहे हैं जीतन राम मांझी के फेवर में, वो क्या फैक्टर्स आपको लग रहे हैं? देखिए, सब चीजें उनके फेवर में थी। मुझे लग रहा था एक वहाँ शक ये था कि जिस किस्म से नीतीश कुमार ने विधानसभा में उनके खिलाफ बहुत ही तीखा भाषण दिया था, तो वो बिटरनेस अगर रह जाती और नीतीश का इशारा नहीं होता उनके पक्ष में तो मुश्किल होती। अदरवाइज इस इलाके में नीतीश कुमार का इतना असर है और प्रधानमंत्री का नाम ऐसा है और खुद मांझी जी ने भी सारा जीवन वहीं गुजारा है, तो इसलिए ये तीनों ही फैक्टर वहाँ काम कर रहे हैं। उसके तुलना में विपक्ष का उम्मीदवार हल्का था, तो अगर ये तीनों बातें उनके पक्ष में हो गई तो जीतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की एक और बहुत ज्यादा चर्चित सीट रही पूर्णिया की सीट, और पूर्णिया की सीट इसलिए चर्चा में रही क्योंकि पप्पू यादव जो पहले कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे थे, फिर निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया। आंसू भी यहां पर निकाले गए, इमोशनल भाषण भी दिए गए, लेकिन क्या होगा पप्पू यादव का? पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये कहते रहे और साथ ही साथ तेजस्वी को हमने ये कहते हुए सुना कि भले ही आप जेडीयू को वोट दे देना अगर आपको इंडिया अलायंस पर भरोसा ना हो, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं देना। जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा है जो चुनावी मैदान में है और आरजेडी की तरफ से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। अब ये जो बड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, 3 कैंडिडेट्स जो कि जाने माने चेहरे, लेकिन पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में, तो क्या वो जीत जाएंगे या हार जाएंगे? पप्पू यादव चुनाव हार रहे हैं, ये पप्पू यादव के लिए झटके की खबर है। और पप्पू यादव अगर यहां से चुनाव हारते हैं तो क्या संतोष कुशवाहा के खाते में चली जाएगी ये सीट या बीमा भारती जीत जाएंगी? ये 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन पप्पू यादव हार रहे हैं। हिमांशु जी, पप्पू यादव हार रहे हैं क्योंकि 2 यादवों की लड़ाई के अंदर वोटों का जो बंटवारा होता है उसमें तीसरा ये हो जाता है, तीसरा जीत जाता है। और ये देखने में आया है, आप ये कहना चाहते हैं 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर फायदा ले जाता है। और ये पप्पू यादव के केस में ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि पप्पू यादव को इतना महत्व कांग्रेस नहीं दे, इसीलिए जब कांग्रेस ने उनको टिकट प्रॉमिस की थी तो वो कांग्रेस में चले गए। आखिर में टिकट का बंटवारा हुआ तो लालू प्रसाद यादव ने वो सीट ले ली। और ऐसी स्थिति के अंदर यादवों की जो अंदरूनी लड़ाई है, एक वर्चस्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि इसमें पप्पू यादव लड़ाई खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आलोक से बस एक लाइन में, आंसू काम नहीं आए पप्पू यादव के। की लड़ाई है तेजस्वी यादव के मुकाबले में पप्पू यादव ही उत्तराधिकारी बनते, चूंकि लालू का सारा
काम वो देखते थे। अब इस बार तेजस्वी यादव आ गए, अब उनको बिहार का नेता तेजस्वी यादव को बनाना है, पप्पू यादव को उन्होंने फेंक दिया। ठीक है एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर रचना लेना होगा, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी वीवीआईपी सीट्स का डेटा दिखाया है। थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन बिहार की और भी वीवीआईपी सीट्स हैं, इसके अलावा देश की और महाराष्ट्र की और बाकी राज्यों की वीवीआईपी सीट्स हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये बताएंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।